इंडिगो डिस्क डीएलसी की रिलीज के साथ हमें कई दिलचस्प पोकेमोन मिले से लेकर, लेकिन एक पोकेमोन जिसने मेरी व्यक्तिगत रुचि जगाई है वो टेरापैगोस है। और हाँ, टेरापैगोस भयानक है। मुझे बस ऐसा लगता है कि जब हमें इसके बारे में टीज किया गया था तो ये एवेंजर्स स्तर का कोई खतरा या ट्रस्टलाइजेशन के पीछे का कोई भगवान जैसा होगा, न कि कोई बच्चा। अब मुझे लगता है कि टेरापैगोस की कहानी एक पोकेमोन के रूप में विफल है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। मुझे लगता है कि टेरापैगोस की कहानी सामान्य रूप से बहुत खराब है और ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो कॉम्पिटिटिव पोकेमोन खेलता है। इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि मैं इस सब पे एक वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीजीसी के प्रति मेरे जुनून के कारण मुझे वीडियो के लिए कॉम्पिटिटिव सीन के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे पता है कि जैसे ही मैं टेरापैगोस के कॉम्पिटिटिव पहलू के बारे में बात करूँगा तभी सब लोग वीडियो छोड़ देंगे। शायद उन्होंने पहले ही वीडियो बंद कर दिया होगा। तो टेरापैगोस के साथ बात यह है कि कहानी के अनुसार टेरापैगोस ने टेरास्टल घटना बनाई, जो एक तरह से समझ में आता है जब तक आपको ये पता ना चले कि इसका लिंक होता है। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे गलत ठहराएं, बस मेरी बात सुनें। इंडिगो डिस्क में हम जो टेरापैगोस पकड़ते हैं वो 100% पुरुष है, जबकि टेरापैगोस का लिंग अनुपात 50-50 है। लेकिन इसका मतलब है कि शायद वहाँ एक से अधिक टेरापैगोस हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि पॉकेडेक्स और शील्ड एंड वॉयलेट में यह कहा गया है कि टेरापैगोस पूरी तरह से विलुप्त हो गया था, जो कि ठीक है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ये पोकेमोन है दोस्त। यदि कोई पोकेमोन विलुप्त हो जाता है तो आप उसे सीधे पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये विलुप्त कैसे हुआ कौन जानता है, और ये एरिया 0 में कैसे पहुंचा फिर से कौन जानता है। एक और बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि टेरापैगोस को तीसरा लेजेंडरी माना जाना चाहिए। और यदि आप नहीं जानते कि तीसरा लेजेंडरी क्या है तो ये मूल रूप से वो पोकेमोन है जिसका बॉक्स आर्ट लेजेंडरी से बहुत गहरा संबंध होता है। आप जानते हैं रेक्वाजा, सिराटना, क्यूरिम, साइगार्ड जैसे लोग। हालांकि लोग टेरापैगोस को तीसरा लेजेंडरी नहीं मानते हैं, लेकिन ये निहित है कि ये एक है, क्योंकि इसके स्टेलर फॉर्म में ये मौसम और इलाके दोनों को बंद कर देता है, और कोराइडन और मिराइडन क्रमशः मौसम और इलाके को सेट करते हैं। साथ ही इस तथ्य के कारण कि टेरापैगोस अपनी स्टेलर रूप में बेस स्टैट्स के मामले में मिराइडॉन और कोराइडॉन से बेहतर है, जो कि ज्यादातर तीसरे लेजेंडरी पोकेमोन अपने अंतिम रूप में करते ही हैं। इसके अलावा टेरापैगोस जनरेशन 9 की मुख्य पहचान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरेशन 7 में जेड्रिंग्स के साथ नेक्रोज़मा और जनरेशन 8 में डायमैक्स के साथ एटर्नेटस थे। और टेरापैगोस का कोराइडॉन और मिराइडॉन के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इसका टेरा क्रिस्टल ही वो कारण है जिससे ये पैराडॉक्स पोकेमोन वर्तमान समय में अस्तित्व में आ सके, और ऊपर बताया गया मौसम और टेरेन को बंद करने का प्रभाव भी। लेकिन हाँ, टेरापैगोस कहानी लॉर में एक रहस्य है। फिर भी हमें टेरापैगोस के कॉम्पिटिटिव पोकेमोन पहलू के बारे में बात करनी होगी। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो मेरे द्वारा और केवल मेरे द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैं साल के अंत से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करना चाहता हूं, जो शायद संभव है। लेकिन अगर आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। तो हाँ, चलिए अपने चश्मे पहनते हैं और कॉम्पिटिटिव पोकेमोन के बारे में बात करते हैं। पोकेमोन स्कारलेट और वायलेट में रेगुलेशन जी में सभी शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमोन को अंततः उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, और टेरापैगोस उनमें से एक था। हालांकि टेरापैगोस के साथ समस्या ये थी कि वो एक टेरास्लाइजिंग पोकेमोन था, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो वही पोकेमोन होगा जिसे आप 100% समय टेरास्लाइज करेंगे। और ये इसे कठिन बनाता है, क्योंकि टेरास्लाइजेशन ही वो चीज़ है जो टेरापैगोस की पूरी क्षमता को उजागर करती है। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब आपको मैच के दौरान लाभ पाने के लिए अपने किसी अन्य पोकेमोन को टेरास्लाइज करना पड़ता है, ताकि आप बढ़त बना सकें। और इससे टेरापैगोस अपने बेस फॉर्म में ही रह जाता है, जो एक रिस्ट्रिक्टेड पोकेमोन जैसा भी नहीं लगता। और मैं कहूँगा कि यदि आप इसे टेरास्लाइज नहीं करते हैं तो ये एक बोझ जैसा है। और क्योंकि टेरास्लाइजेशन शायद जनरेशन 9 तक ही सीमित रहेगा, तो टेरापैगोस के पास भविष्य में ये फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये गुमनामी में खो जाएगा। ये म्यूटू से भी बदतर पोकेमोन बन जाएगा, जो बहुत कुछ कहता है। और मुझे पता है कि फिलहाल एनीमे में टेरापैगोस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लेजेंडरी पोकेमोन की कहानी बताने का काम एनीमे पर छोड़ देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे लगभग सभी मिथिकल पोकेमोन के साथ करते हैं।
लेकिन हाँ, हालांकि मुझे टेरापैगोस पसंद है और मुझे लगता है कि इसका डिज़ाइन शानदार है। मुझे लगता है कि गेम फ्रीक इसके गेम बैलेंसिंग डिज़ाइन और लॉर दोनों पहलुओं में विफल रहा। लेकिन हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ना और टेरापैगोस पे अपने विचार नीचे कमेंट करना न भूलें। और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।